तो भाई कल लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू, ठीक है, क्यू, ये सब बनाना सीखा था, स्टैक भी देखा था। आज के सेशन में हम अपने कलेक्शन हायरार्की का सेट इंटरफेस देखेंगे। ठीक है, सेट इंटरफेस में क्या क्या है भाई? हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। देख तो हमें टोटल 6 चीजें रही हैं, लेकिन हम तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास को चूंकि यूज करेंगे तो हमें भाई हैश सेट पढ़ना पड़ेगा, लिंक्ड हैश सेट पढ़ना पड़ेगा, ट्री सेट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों हमें देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम हैश सेट कब यूज करेंगे, है ना? तो आइए हम हेडिंग डाल लेते हैं, हैश सेट। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और साथ में आपके पास कुछ नल भी है, कुछ डुप्लीकेट डेटा भी है, और आपको सिर्फ डेटा स्टोर कराना है और स्टोर करा के मैनिपुलेशन नहीं करना है, तो किसका यूज करोगे आप? अरे लिस्ट का सर। इसका बहुत सही जवाब आपने दिया है। सो मैं एक पेंट ओपन, यहाँ ओपन है। तो अगर मेरे पास मान लो, हाँ इधर ही समझाते हैं, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, सपोज आई हैव 1000 एलिमेंट्स। डेटा को हम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या डेटा ही लिखते हैं, चलो सबसे सही रहेगा। 100 डेटा है मेरे पास। इस डेटा में डुप्लीकेट डेटा भी है, इसमें नल भी मौजूद है। ठीक है, डुप्लीकेट भी है, नल भी है, और जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, तो इस केस में जैसा कि आपने बताया भाई कि हम यूज कर सकते हैं एरे लिस्ट को। सही जवाब है, एरे लिस्ट हम यूज कर सकते हैं। करना क्या है भाई, मेरा गोल क्या है? गोल है मेरा कि मुझे भाई सिर्फ इंसर्ट करने के बाद रीड ऑपरेशन करना है, मुझे सिर्फ रीड करना है, मुझे डेटा मैनिपुलेशन नहीं करना है, तो एरे लिस्ट हम यूज कर लेंगे। अगर यही काम करना हो, ठीक है, यही काम करना हो सेम, मेरे पास 100 डेटा है, ठीक है, और उसमें डुप्लीकेट भी है, ठीक है, नल भी भरे हुए हैं थोड़े बहुत जो भी है, नॉन सिंक्रोनाइज इन्वायरमेंट है, और मुझे इंसर्ट करने के बाद मुझे डिलीट या डेटा मैनिपुलेशन करना है, तो किसका यूज करेंगे? लिंक लिस्ट। करेक्ट। तब हम जाएंगे लिंक लिस्ट के पास। ठीक है, हाँ एक और पेंट ओपन कर लेते हैं। अब मेरे पास यही सीन है, सेम यही सीन है, ठीक है, मुझे डेटा को रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, लेकिन मेरे पास मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड इन्वायरमेंट है, किसके पास जाएंगे? वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर के पास। ठीक है, फिर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ सीन है बट उसमें नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं है, और मुझे डेटा को रिमूव वगैरह करना है, ठीक है, जो भी डेटा मैनिपुलेशन वगैरह करना है, ठीक है, पर उसमें शर्त ये है इसमें कि मुझे डिफॉल्ट सॉर्टिंग चाहिए, मुझे इंटरनल ट्री इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ट्री इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रायोरिटी के बेस पे बहुत आसानी से डेटा डिलीट होता है। तो किसको यूज कर लेंगे हम? प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू। वहां पे हमें डिफॉल्ट सॉर्टिंग मिल जाएगी, ठीक है, जो कि छोटे से बड़े क्रम में होती है, इंटरनली ट्री इंप्लीमेंट होता है। सो अगर आप ट्री में देखेंगे तो टॉप नोड का एलिमेंट बड़े आसानी से निकल जाएगा। सो इस तरीके से चीजों को आपको समझना है। यहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज कर लेंगे, ठीक है। वही मान लीजिए मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए, तो किसका यूज करेंगे? मैं एक टिकट बुकिंग बना रहा हूँ, टिकट बुकिंग, और मैं चाहता हूँ कि जिसका मैं टिकट एट द टाइम बुक कर रहा हूँ उस समय बाकी यूजर होल्ड पे रहे, तो मैं किसका यूज करूंगा? स्टेट का।
नहीं, स्टैक क्यू का क्यू का क्यू का है फर्स्ट इन ना, फर्स्ट क्योंकि आउट। क्योंकि मैं जिसका यूज कर रहा हूँ उसके बाद जो आया होगा वो उसको एक्सेस कराएंगे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह मान लो मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ, टेक्स्ट एडिटर बना रहा हूँ जिसमें मैं टेक्स्ट को डिलीट करके अंडू करवाना है, तो जो सबसे लास्ट में डिलीट करेंगे वो मुझे चाहिए, फिर क्या स्टैक। करेंगे? हाँ, स्टैक यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से समझना है हमें। और अगर मान लीजिए कोई हम ब्राउजर बना रहे हैं, ब्राउजर ब्राउजर में हमें फॉरवर्ड स्क्रॉलिंग करना है, बैकवर्ड स्क्रॉलिंग, मतलब दोनों साइड से एक्सेस करना है, कभी आगे कभी पीछे से, तो किसका यूज करेंगे? DQ। DQ। तो ये सब रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए, भले आपने ये सब कभी काम इस पे ना किया हो, लेकिन कम से कम आपको रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए, कब किसका यूज करना है ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये वाला हम रखते हैं अपने पास। ठीक है, अब ये एरे लिस्ट है भाई, एरे लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट भी होंगे, नल भी होगा। अगर मान लो कि मैं एक एरे लिस्ट से डेटा रिमूव करता हूं, मैंने लिखा एरे लिस्ट डॉट रिमूव, इंडेक्स के बेस पे नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इंडेक्स के बेस पे मान लो करूं एरे लिस्ट ऑफ रिमूव 5, ठीक है, अगर मैं मान लो कि इंडेक्स के बेस पे कर रहा हूं और यहाँ पे 5 जो मेरा है, अरे यार गड़बड़ हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा, टेल डॉट रिमूव 5, मैंने 5वें इंडेक्स किया, यहाँ 5 क्या है, 5 मेरा इंडेक्स है, तो यहाँ पे 5वां इंडेक्स डायरेक्टली उड़ जाएगा ना, बताइए? यस सर। हाँ सर। डायरेक्टली 5वां गायब हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इंडेक्स बना लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मान लो कि ये है 99 तक, मतलब 100 डेटा है टोटल। तो यहाँ अगर मैंने 5वें डेटा को रिमूव किया तो 5वां तुरंत रिमूव हो गया, मतलब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई? ऑर्डर ऑफ एन। नहीं, ऑर्डर ऑफ एन नहीं आए, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ हाँ 1 1 बोलेंगे हम, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में भाई जो जिसको हमने देखो, मुझे इसमें जाना नहीं चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में, बट थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ कि भाई इंडेक्स के बेस पे करेंगे तो जो इंडेक्स पे जाएंगे वो इंडेक्स तुरंत रिमूव हो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम में, कोई हमें सर्चिंग नहीं करनी पड़ी। अच्छा, मान लो कि मैंने रिमूव किया ऑब्जेक्ट बेस पे, एल डॉट रिमूव, और मैंने किया राजू। अब राजू कहाँ होगा, इसके लिए इंटरनली इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, हाँ सर। बताइए राजू कहाँ है, इसको क्या पता, तो 0 पे देखेगा क्या है, 1 पे देखा है, 2 3 4, तो अगर मेरे एरे लिस्ट का साइज n है तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि राजू यहाँ यस सर। हो सकता है ना, राजू में भी हो सकता है, राजू हाँ लास्ट में भी हो सकता है, तो अगर राजू लास्ट में हुआ तो कितनी बार ट्रैवर्स करना पड़ा हमें? एन। n टाइम्स, एन अगर माइनस। मेरे का हाँ साइज सर। n है तो n टाइम्स, तो इसलिए हम अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हैं वर्स्ट केस में, समझ गए? हाँ सर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी ऑर्डर ऑफ एन, और ये बहुत बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वैसे ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन ठीक है। तो इसीलिए हम रिमूव वगैरह जनरली करते नहीं है, क्योंकि क्योंकि एक तो यहाँ पे वैसे ही ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है, ठीक है, मान लो अगर बीच बीच में से कहीं से उड़ाएंगे तो रिमूव करने के बाद शिफ्टिंग भी होगी, हाँ सर राइट। एरे लिस्ट में शिफ्टिंग होती है कि नहीं, अगर बीच से कहीं से उड़ाएं हाँ तो उसमें भी शिफ्टिंग में भी टाइम जाएगा। सेम यही सीन एरे लिस्ट के साथ, लिंक लिस्ट के साथ भी होगा, बट लिंक लिस्ट में शिफ्टिंग नहीं होगी, है ना? हाँ एड्रेस स्टोर लिंक होगा। लिस्ट में होगा 1 2 3 4 5 ऐसा होगा, तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा लेगा भाई, ये स्पेस ज्यादा लेगा,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी। अच्छा, तो जब भी मेरे पास डुप्लीकेट डेटा होगा या नल वगैरह होगा, मेन डुप्लीकेट डेटा होगा, तब तो हम, अगर मुझे मैनिपुलेशन करना है तो लिंक लिस्ट, और अगर मुझे नॉर्मल स्टोर करके प्रिंट करना है तो एरे लिस्ट। अरे ठीक है, बट ये तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूं, ये हमारा ऊपर वाला एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट, और ये मेरा है लिंक लिस्ट। अपने साइड से आप लोग म्यूट करना अगर नॉइज है आपके साइड तो। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। लेकिन जब मेरे पास मान लीजिए यूनिक डेटा है, मेरे पास डुप्लीकेट डेटा नहीं है, सपोज मेरे पास डुप्लीकेट डेटा नहीं है, सारे डेटा मेरे यूनिक हैं, तो उस केस में मैं एरे लिस्ट को अगर यूज करता हूं तो काम तो हो जाएगा, लेकिन मेरे जावा कलेक्शन में यूनिक डेटा के लिए एरे लिस्ट से भी फास्ट रिमूवल, फास्ट एक्सेस करने के लिए कलेक्शन मौजूद है। बेसिकली फास्ट रिमूव करने के लिए, फास्ट चेक करने के लिए कलेक्शन मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। ये तीनों में मैं आपको बता दूं कि डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड है। तीनों में डुप्लीकेट्स नॉट। ये मैं एक काम करता हूं, ये वाला कॉपी कर लेता हूं जो हमेशा से हम कॉपी करते आए हैं। तो अगर यहाँ पे डुप्लीकेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो अगर मेरे को सिर्फ डेटा स्टोर करके प्रिंट करना है तो हम एरे लिस्ट यूज क्या करते थे, लेकिन अगर मुझे सिर्फ स्टोर करके प्रिंट करना है बट एलिमेंट सारे यूनिक हों, तो मैं एरे लिस्ट के पास जाऊं कि हैश सेट के पास जाऊं? मुझे स्टोर करके सिर्फ प्रिंट करना है, हैश सेट। हैश सेट यूनिक है तो हैश सेट के पास जाएंगे। मुझे स्टोर करके डिलीट भी करना है, लोग लिंक लिस्ट के पास जाएं कि हैश सेट के पास जाएं? मेरा डेटा सारा यूनिक है, हैश सेट। हैश सेट के पास जाएंगे। तो हैश सेट बेस्ट है जब आपके पास यूनिक डेटा होगा। अब क्यों बेस्ट है उसकी बात करेंगे। इसमें आपको इंसर्शन ऑर्डर रैंडम मिलता है। ये इंसर्शन ऑर्डर डिसाइड करता है इंटरनली हैश फंक्शन, जो एक कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट चीज है। इसके साथ इंडेक्स सपोर्ट करता है? नहीं भाई, इंडेक्स सपोर्ट नहीं करता। रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्स के बेस पे। नॉन सिंक्रोनाइज होता है, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड होता है। नल अलाउ होता है। देखो नल कहाँ अलाउ नहीं होगा? जहां पे कंपैरिजन होता होगा, जैसे प्रायोरिटी क्यू में कंपैरिजन होता है। 100 इंटीजर डाले हो तो आपस में इंटीजर कंपेयर कराए जाएंगे कंपेयर टू मेथड से। तो नल को तो कंपेयर नहीं कराया जा सकता किसी नंबर से या किसी ऑब्जेक्ट से। सो नल अलाउड वहां नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हम कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या असेंडिंग वेसेंडिंग या कुछ मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है। नो सर। तो इसीलिए नल अलाउड है यहाँ पे, लेकिन एक ही नल होगा क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। अब अगर मैं हैश सेट सबसे पहले आपको बना के दिखाऊं, बहुत आसान है। न्यू हैश सेट, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, लगा लिया इसमें हमने, सिंपल एकदम। तो ये हो गया आपका सिंपल सा जेनेरिक। और नॉन जेनेरिक करने का है तो ये आपने कर दिया भाई नॉन जेनेरिक। ठीक है, नॉन जेनेरिक। और अगर मैंने इसको टापा, ठीक है, और ये हटा लिया और यहां से, तो ये हो गया वाइल्ड कार्ड जेनेरिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कैसे बनेगा हैश सेट? हाँ सर। तो जैसे एरे लिस्ट में डेटा भरते थे, लिंक लिस्ट में भरते थे, वैसे हैश सेट में भी हम डेटा फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूनिक डेटा फिल होगा। तो मैं इन तीनों को कमेंट कर लूंगा,
और ये वाला उठा लेते हैं हम। अब मैं आपको इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं इसका नाम HS रख लेता हूँ। HS डॉट एड मेथड का यूज करेंगे। हमने एक भरा राजू, ठीक है। फिर हमने किया एक काजू एंड माजू। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं सस आउट कर रहा हूँ हैश सेट को, और यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट डेटा भी डाल देते हैं। जैसे माजू को 2 बार डाल दिया, 2 बार भी अब माजू को डालो चाहे 2000 बार डालो, हैश सेट एक ही बार एक्सेप्ट करेगा। सी, क्या मेरा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है या कुछ भी इधर उधर आया है? इधर उधर आया। इधर इधर उधर उधर आया। आया है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। दूसरी चीज, डुप्लीकेट को भी ये अलाउ नहीं कर रहा है। अगर डुप्लीकेट डालोगे तो कोई एक्सेप्शन एरर नहीं आएगा आपको, बस इतना होगा कि जो मतलब 2 डेटा है तो एक ही बार स्टोर हो जाएगा वो। डबल डेटा एक ही बार स्टोर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब मैंने क्या किया भाई, इसमें से डेटा रिमूव किया, हैश सेट डॉट रिमूव। और मैंने मान लीजिए इंडेक्स तो सपोर्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं 0 0 नहीं दे सकता ये तो। यहाँ 1 मिनट यार, ये इंडेक्स बेस पे कैसे ले रहा है ये मेथड इसका नहीं होगा। फिर चेक किया जाए, रिमूव। अच्छा, ये एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा है, इंडेक्स नहीं ले रहा है। भाई 0 ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। हो सकता है ना, 0 ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 0 रिमूव किया, 0 है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं राजू। तो भाई राजू रिमूव किया और राजू हमारा रिमूव भी हो गया। अब ये जो रिमूविंग हुआ है ये बहुत एफिशिएंट है अगर मैं यहाँ पे एरे लिस्ट यूज करता उससे। या सोचो, एरे लिस्ट तो आप बोलोगे कि वहां तो शिफ्टिंग होता है। अगर मैं लिंक लिस्ट भी यूज करता, लिंक लिस्ट से भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट ये है। अब ये कैसे एफिशिएंट है इस पे बात करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे एरे लिस्ट के बारे में। ये जो बात मैंने लिखी है ये एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बारे में कॉमन है। लिंक लिस्ट में भी मान लो कि अगर मैं इंडेक्स बेस पे डेटा को रिमूव करूंगा, मान लो इंडेक्स बेस पे किया, तो मैं क्या लिखूंगा, लिंक लिस्ट डॉट रिमूव और इंडेक्स दे दूंगा, मान लो 5। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, 5 अगर मेरा इंडेक्स है, ऑब्जेक्ट नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, कांस्टेंट टाइम में होगा। भाई जब भी हम इंडेक्स के बेस पे रिमूव करते हैं तो क्या हमें ट्रेस करना पड़ेगा कि डायरेक्ट हो जाएगा? ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करना पड़ेगा सर। इंडेक्स के बेस पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट 5 पे। इंडेक्स पे तो डायरेक्ट होगा यार। आपके पास एरे लिस्ट छोड़ो, आपको एरे है 1000 साइज का, मुझे 446 वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैं अगर 446 लिखूंगा तो ट्रेस करेगा कि डायरेक्ट 446 का इंडेक्स देगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट देगा ना। अच्छा, 446 को अगर लेंगे तो भी डायरेक्ट मिलेगा, 447 को लेंगे तो भी डायरेक्ट मिलेगा। यस सर। तो इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट टाइम में कोई सा भी इंडेक्स से आप निकालो उतना ही टाइम लगेगा। आप इंडेक्स तक जा रहे हो, इंडेक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, तो कांस्टेंट टाइम, जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ 1। अब वहीं अगर मान लो कि मैंने किया ऑब्जेक्ट वाइज, लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं, मैंने मान लो यहाँ किया राजू, ये रिमूव किया। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा? राजू को क्या इसको सर्च करना पड़ेगा लिंक लिस्ट में? ओ है। ओ है। राजू को सर्च करना पड़ेगा। अब हो सकता है राजू आगे हो, अगर लिंक लिस्ट की साइज n है तो कितनी बार सर्च करना पड़ेगा, n टाइम्स। सो इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n। जी राहुल बोलिए।
सर ये से जो आपको बताया जैसे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो जो आपकी जब वॉइस आउटपुट देता है तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि आवाज आ रही है सर अभी? हेलो हाँ अभी आ रही है। हेलो। जी जी हाँ कहिए, सर, जो आ रही है। है उसमें वो उसको उसको सिर्फ कैसे पता चलता है कि आगे प्रेजेंट है या फिर ये इंटरनल एड्रेस और आता है? थोड़ा सा वॉइस की दिक्कत हो रही है आपके साइड से, समझ में आ रहा है शिवम क्या बोल रहे हैं ये? हेलो। हेलो शिवम। सर एक मिनट सर, एक मिनट। कल संडे है ना। हेलो। सर आवाज आ रही है दोबारा हाँ सर? से हेलो बोलिए। सर दोबारा से बता दोगे सर वो? सर। राहुल आपके साइड से बहुत दिक्कत है वॉइस की। आप लोग को भी ब्रेक हो रही है, सिर्फ मुझे ही ब्रेक हो रही है सिद्धार्थ? जी सर, ब्रेक हो ब्रेक रही हो है। जा रहा है। हाँ ठीक है चलो सर, हम मैं थोड़ा सा ज्वाइन करता हूँ कंटिन्यू सर। करते हैं पहले। हाँ चलेगा एक बार चलेगा आप सर। एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए। हाँ ठीक है सर। तो मैं सिंपल सी बात बता रहा था कि भाई अगर आप एरे लिस्ट से डेटा को रिमूव करते हो इंडेक्स बेस पे, तो भाई कांस्टेंट टाइम में किसी भी इंडेक्स की रिमूव करोगे तो उतना ही टाइम लेने वाला है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बेस पे करोगे तो वो सर्च होगा और वो ऑर्डर ऑफ एन आएगा, अगर साइज एन है तो। लिंक लिस्ट में भी वैसा ही है। इतना सबको समझ में आया है जो मैंने इस डायग्राम में समझाया है? यस सर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हैशसेट किस तरीके से एलिमेंट को स्टोर करता होगा। ठीक है, तो हैशसेट का स्टोरेज कैसे होता है, हमने क्या क्या स्टोर किया है भाई? हमने ये स्टोर किया। तो मैं डुप्लीकेट, मैंने आपको दिखा दिया कि डुप्लीकेट नहीं जाता है, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो हमने भाई आउटपुट आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। देखो अब बहुत ध्यान से समझना। जब भी हम हैश सेट का यूज करते हैं, ठीक है, हमने हैश सेट का। राहुल आपका डाउट थोड़ा थोड़ा मैंने समझा, कुछ तो इंडेक्स का आपको डाउट है, थोड़ा सा आप देखिए हैश सेट का इम्प्लीमेंटेशन, आपको समझ में आएगा। हाँ सर ठीक है, कोई नहीं। हाँ तो ये हैश सेट आपका है, ठीक है। अब लिंक अगर एरे लिस्ट होता तो डायरेक्ट कॉन्टिग्यूअस पे स्टोर होता, राइट? लिंक लिस्ट होता तो ऐसे होता, नॉन कॉन्टिग्यूअस पे। लेकिन ये ना एरे लिस्ट है ना ये लिंक लिस्ट, ये तो हैश सेट है। और हैश सेट यूनिक डेटा को स्टोर करता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप हैश सेट में कोई एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो हैश सेट इंटरनली यूज करेगा हैश फंक्शन को। इंटरनली इट विल यूजेस हैश फंक्शन। इसने किसका यूज किया? हैश फंक्शन का यूज किया। बहुत ध्यान समझना, ध्यान से। हैश फंक्शन जावा के अंदर या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी हैश फंक्शन लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये चीजें छुपी हुई होती हैं, हैश फंक्शन वगैरह किस तरीके से लिखा गया होता है। अभी हैश फंक्शन का काम क्या है? हैश फंक्शन का काम है कि मेरे ऑब्जेक्ट को हैश कोड में चेंज करना। मतलब हैश कोड आपको एक सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म मिल जाएगा, जिसे मैं आपको दिखाऊं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने अगर यहाँ पे किया, एक स्ट्रिंग लिया राजू डॉट हैश कोड, ठीक है। तो ये राजू स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है। हाँ भाई, यस सर। और देखो ये आया हैश कोड। तो इसको बोलते हैं हैश कोड, एक न्यूमेरिक फॉर्म आपके ऑब्जेक्ट का, एक
न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन को हैश कोड बोलते हैं। अब ये हैश कोड आप किसने कैलकुलेट करके दिया? जावा के टर्म्स में तो हैश कोड नाम का एक फंक्शन है, मतलब मेथड है, लेकिन इंटरनली हैश कोड हैश फंक्शन को यूज कर रहा होगा। हैश फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर का टर्म है, तो बेसिकली हैश फंक्शन मतलब पूरा लिखा हुआ होगा कि किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके एक हैश कोड जनरेट करना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिक फॉर्म। जावा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हर ऑब्जेक्ट का आप न्यूमेरिक फॉर्म निकाल सकते हो। और ये हैश कोड मेथड किसका होगा? ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। ये आपको दिख जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास में, दिख जाएगा। मैं आपको अगर दिखाऊं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कंट्रोल F कर ले, हैश ही करने पे ही आ जाएगा। नहीं आ रहा है? ये देखो हैश है ना, तो ये हैश कोड करके ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मिलेगा आपको। सो हर एक ऑब्जेक्ट का हैश कोड मतलब एक न्यूमेरिक फॉर्म आप निकाल के देख सकते हो। सो वो करता कौन है? इंटरनली हैश फंक्शन। तो आपने एक ऑब्जेक्ट डाला, दूसरा ऑब्जेक्ट डाला, तीसरा ऑब्जेक्ट डाला, सो इनका हैश कोड हमें किसने निकाल के दिया? हैश फंक्शन। हैश फंक्शन ने। जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मेथड? हैश कोड डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि हैश कोड मेथड के अंदर हैश फंक्शन का कोड पूरा राइट किया गया है, बट जावा के टर्म्स में हम उसको मेथड बोलेंगे। ठीक है भाई। तो हैश फंक्शन ने हमारे इन ऑब्जेक्ट्स को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अरे भाई लाइन टेढ़ी क्यों आ रही है? सीधी चाहिए मेरे को एकदम। ठीक है, अब ये मेरा निकल गया हैश कोड। कुछ नंबर निकला यहाँ पे, कुछ भी हम रैंडम नंबर ले लेना, जरूरी नहीं कि हम वही आएगा, कुछ भी हम लिख दे रहे हैं। चलो भाई, ये कुछ ऐसे नंबर्स मिल गए। ठीक है, अब चूंकि आप बताइए कि ये इंटरनली हैश फंक्शन को यूज कौन कर रहा है? हैश सेट ही यूज कर रहा है ना। यस सर। हमने हैश सेट के अंदर एलिमेंट घुसेड़ा, तो उसने क्या किया? पहले हैश फंक्शन से अपने ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट्स डाला गया है उनका हैश कोड निकाल लिया। ठीक है, अब हैश सेट इन हैश कोड के साथ क्या करेगा? तो अब हैश कोड इन हैश कोड से इंडेक्स निकालेगा, इंडेक्स फाइंड करेगा, इंडेक्स कैलकुलेट करेगा। इंडेक्स कैलकुलेट करने का अपना कुछ इंटरनली फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे भी इंडेक्स कैलकुलेट हुआ, इंडेक्स कैलकुलेट। ठीक है, और यहाँ पे भी इंडेक्स कैलकुलेशन हुआ, इंडेक्स कैलकुलेशन। आप बोलेंगे यार इंडेक्स तो सपोर्ट करता ही नहीं है हैश सेट में, तो ये कैसा इंडेक्स निकाल रहा है? इंटरनली इंडेक्स सपोर्ट करता है, हमें इंडेक्स का सपोर्ट नहीं है। जब भी मैं बोलता हूं कि इंडेक्स नॉट सपोर्टेड, इट मींस फॉर अस इंडेक्सेस आर नॉट, मतलब इंडेक्सेस आर नॉट रेडी टू यूज। मतलब हमारे लिए इंटरनली तो इंडेक्स वगैरह यूज हो ही रहा है। समझ रहे बात को? हाँ सर, ये जो अगर हम हैश कोड बोलते हैं जनरेट इंडेक्स होगा नॉट सर वो, सपोर्टेड। हाँ राहुल। हाँ सर, ये जो हैश कोड जनरेट होगा, जब हर बार हम प्रोग्राम रन करेंगे सपोज बार बार, तो हैश कोड चेंज होगा ना, या कांस्टेंट रहता है वो एक बार? नहीं कांस्टेंट रहेगा ना ये। अगर आप दोबारा से रन करके इसको देख लीजिए, ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए। 349279 349279 सेम है। अच्छा, मतलब एक बार आता है अच्छा, तो चेंज नहीं होगा। हाँ, तो अब इंडेक्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इसी न्यूमेरिक वैल्यू में कुछ फॉर्मूले लगा करके हैश कोड की मदद से इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब इस इंडेक्स, ये जो भी इंडेक्स आया हो, ठीक है, अब हमारे पास एक होता है एरे। ठीक है, इंटरनली एक एरे होता है, ये कुछ इस तरीके रहेगा, ऐसा। मैं थोड़ा सा
साइड बनाता हूँ इधर, तो ये हो गया आपका, ठीक है। और ये हम, अच्छा, जब हम हैश सेट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट मुझे इंटरनली 16 साइज का इंटरनली एरे मिलता है, डायनेमिक रहेगा ये, ठीक है, 16 साइज का। तो मैं 16 साइज नहीं बना रहा हूँ ना, डब्बे नहीं बना रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैंने लिखा हुआ है। तो मैं 3 बना रहा हूँ बस, 1 2 3, और बाकी 13 और रहेंगे ना, समझ रहे हो। हाँ सर। मतलब जब भी हम हैश सेट बनाएंगे तो हैश सेट के लिए 16 साइज का एक हमें डायनेमिक एरे मिल जाएगा। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर हैश मैप वगैरह भी आता है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है भाई, आपने हैश सेट बनाया, उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले हैश फंक्शन ने कन्वर्ट किया किसमें, हैश कोड में। हैश कोड से इंडेक्स कैलकुलेट हुआ। अब आप बताइए कि इंडेक्स हमने डिसाइड किया या इंटरनली हैश सेट ने डिसाइड किया। इंटरनली हैश सेट ने डिसाइड किया। तो हैश फंक्शन से कोई भी इंडेक्स निकल सकता है। हो सकता है कि राजू के लिए इंडेक्स आ जाए 2, हो सकता है काजू के लिए इंडेक्स आ जाए 1, हो सकता है राजू के लिए इंडेक्स आ जाए 3। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट में, अगर हमने ये अपना जो बनाया था, अगर मैं इतना अनकमेंट कर दूं और रन करूं, तो मेरा आया है काजू माजू राजू। तो राजू के लिए 3, माजू के लिए 2, काजू के लिए 1, है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं रहता है इस तरीके से अपने। तो यहाँ पे कौन राजू स्टोर होगा, बेसिकली यहाँ राजू ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होगा, आप समझिए राजू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होगा, राइट। राजू तो अपना कहीं पूल वूल में है, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ राजू काजू माजू यहाँ स्टोर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा स्टोर हुआ। अब इतना लफड़ा करने से क्या फायदा भाई, क्यों ऐसा किया गया, अब समझो। जब मैं लिखा मैंने हैश सेट डॉट रिमूव, और ऑब्जेक्ट के बेस पे, इंडेक्स बेस पे होता नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं इंडेक्स, तो एच डॉट रिमूव किया हमने जब किया काजू, ठीक है। तो तुरंत क्या हुआ, हैश फंक्शन ने क्या कैलकुलेट किया इसका, हैश कोड। हैश कोड। हैश कोड, ठीक है। इसका हैश कोड भाई कितना मिला, काजू कितना हैश कोड था, काजू हाँ का भाई 7547। कहाँ गया ये 3 5 जो भी था, 3 5 7 8 3 4 6 4 6, और इससे फिर तुरंत इंडेक्स भी कैलकुलेट हो गया। हाँ यस सर। इंडेक्स कितना आया, 3 3। 3 आया, और 3 वाला डेटा तुरंत मेरा चट से रिमूव हो गया। अब आप सोचो कि जब मैंने ऑब्जेक्ट वाइज डेटा रिमूव किया तो क्या पूरा इंटरनली पूरा हैश सेट ट्रैवर्स हुआ या डायरेक्ट रिमूव हुआ। डायरेक्ट। अगर मैं एच डॉट रिमूव राजू करता तो राजू का हैश कोड कैलकुलेट होता, राजू का हैश कोड से राजू का इंडेक्स मिलता, तुरंत रिमूव हो जाता। यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है, ON। नहीं नहीं नहीं, ओएन तब ट्रैवर्स होता है, ऑर्डर कितना, ऑफ 1। 0 1 सर, कांस्टेंट। हाँ ऑर्डर ऑफ 1 आ रहा है कांस्टेंट टाइम में भाई। क्योंकि देखो अगर राजू का रिमूव करोगे तो भी हैश फंक्शन चलेगा, तो भी इंडेक्स कैलकुलेट होगा और रिमूव हो जाएगा। माजू का करोगे तो भी हैश फंक्शन कैलकुलेट होगा, इंडेक्स कैलकुलेट होगा, रिमूव होगा। तो चाहे राजू का करो चाहे माजू का, टाइम तो बराबर लग रहा है। हाँ सर। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम में रिमूव करना, जिसको हम डिनोट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में बिग O ऑफ 1 से, ऑर्डर ऑफ 1। सो ऑर्डर ऑफ 1 जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत बेहतर है ऑर्डर ऑफ n से। लिंक लिस्ट में कहा ऑर्डर ऑफ n आता था ना। हाँ सर। यस अगर सर। मेरे को रिमूव करना है तो वो पूरा ट्रैवर्स करता है, अरे भैया राजू किधर है, अच्छा राजू इधर है, तब रिमूव करता, ट्रैवर्स करके पहुंचता था। और हैश सेट में ट्रैवर्स करके नहीं पहुंचता है। समझ गए क्यों एफिशिएंट है। यस सर। अब हैश सेट में
डुप्लीकेट अलाउड इसलिए नहीं किया गया, अब आप समझ रहे हो कि राजू राजू 2 बार करेंगे दोनों का सेम हैश कोड। अगर राजू 2 बार डाला तो दोनों का हैश कोड सेम आएगा, हाँ सर। और सेम आएगा तो इंडेक्स भी सेम कैलकुलेट होगा, जी। और इंडेक्स सेम कैलकुलेट होगा तो यहाँ कोलिजन हो जाएगा, एक इंडेक्स पे 2 लोग घुसेंगे। तो कोलिजन होने से हैश सेट की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। म्यूट कर लीजिए आप लोग। कोलिजन होने से हैश सेट की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, इसीलिए हैश सेट में जानबूझ के डुप्लीकेट्स को रोका गया, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट डालेंगे तो बहुत ज्यादा कोलिजन हो जाएगा। अच्छा, मान लो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अगर सेम हैश कोड आ जाए तो क्या होगा? जैसे अगर मैं करूं एप्पल और बनाना का शायद सेम आता है, मैं चेक करूं एक बार। BANA हैश कोड 1 एंड किसी कोई है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने देखा था शायद एप्पल बनाना ही है क्या? नहीं, ये नहीं है, एप्पल है। अब ये मेरे को ध्यान नहीं है कि किसका है, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हो, अगर आप गूगल वगैरह करोगे तो आपको ऐसा कोई 2 ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं जिसके दोनों के हैश कोड सेम हो। एक बार APPLE हाँ सर, कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल बी कैपिटल बी। कैपिटल, एक मिनट स्पेलिंग देख लें, BANA, ठीक है यार। सो एक बार और ट्राई करते हैं यार, मेरे को याद, अच्छा हैश कोड मेरे को याद है यार, यही था। बाकी चलो कुछ आप ऐसे ट्राई कर लेना, ये कर लो, मान लो B, ये कर लो, ये ट्राई कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो सर नहीं कैपिटल आ ए रहा। और एक स्मॉल ए, वहाँ पे स्मॉल ए लिखिए, नीचे बी भी कैपिटल लिखिए। हाँ, नीचे कैपिटल बी कैपिटल बी। कैपिटल B कैपिटल ऐसे हाँ, ए को काट दीजिए, 2 कैपिटल बी नीचे ए लिखिए। कर दें। हाँ, और एक कैपिटल बी। अच्छा अच्छा, ए बोल लो, ए और B और BA, ये सर ऊपर का ठीक था सर। ये वाला ट्राई कर ले हम लोग। सर ऊपर में कैपिटल ए स्मॉल ए, अच्छा ठीक है, नीचे 2 कैपिटल बी और एक कैपिटल बी लिखिए। 2 2 दो बी बी। दो कैपिटल। हाँ हाँ, अभी करिए अभी करिए अभी करिए। अच्छा ये, हाँ परफेक्ट। तो बड़ा जल्दी बता दिया, कैसे कैलकुलेट मारे? सर गूगल कर दी। अच्छा गूगल कर दे। हाँ, तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। अब ये जो हैश कोड है, ठीक है, ये जो हैश कोड है, अब आप बताओ कि जब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट का सेम हैश कोड जनरेट होगा तो इंडेक्स भी सेम जनरेट हो जाएगा ना? बताइए। जी सर। मैं एक और नो सर। बताता हूँ, यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पे मैंने किया है, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और हैश फंक्शन ने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट का क्या किया, हैश कोड निकाला, और हुआ कुछ ऐसा कि दोनों का सेम हैश कोड आ गया। लो भाई, अब जो हैश कोड पे फॉर्मूला अप्लाई होता है इंडेक्स के लिए, तो उससे क्या होगा, इंडेक्स भी सेम आ जाएंगे। मान लो इंडेक्स आ गया 2 और इसका भी इंडेक्स क्या आ गया, 2। अब आपका डेटा स्टोर कहाँ होगा इंटरनली? 2 पे तो भाई 2 डेटा स्टोर कैसे होगा? तो ये 0 है, पहले बना लेता हूं, ये 0 है, और ये 1 है, और ये 2 है, बाकी और मान लो, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है बेसिकली, अगर 2 आ गया, मान लो इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आ गया, मतलब ये दोनों यहाँ पे घुसना चाहते हैं ना? बताइए। यस। इतना तो आप लोग समझ रहे हो कि दोनों भाई यहाँ पे घुसना चाहते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है जिसमें एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं बकेट। एक नाम याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 16 साइज का
बकेट है। बकेट। हाँ बकेट बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ भी बकेट है और कहीं बकेट है, चलो और नहीं है। अब ऐसा बहुत रेयरली होता है, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आप डेटा इंसर्ट कर, हो भी सकता है, मतलब बहुत कॉमनली नहीं होता है। आपके ऑब्जेक्ट्स का बेसिकली जो हैश कोड होता है वो अलग ही जनरेट होता है, लेकिन कई बार ऐसा रेयरली हो जाता है कि हैश कोड सेम हो जाता है, इंडेक्सेस सेम कैलकुलेट हो जाते हैं। तो उस केस में इस बकेट के अंदर ना ही ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर होगा ना ही ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, बल्कि इसके अंदर स्टोर होगा एक पूरा का पूरा लिंक लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, एक पूरा का पूरा लिंक लिस्ट स्टोर हो जाएगा। जावा 8 से ट्री स्टोर हो जाता है ना। तो खैर वो सब चीजें हैं। तो अब क्या होगा कि मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, क्या क्या था भाई, ए और बी ना। तो ए मेरा यहां पे आ जाएगा और बी यहां पे आ जाएगा, इस लिंक लिस्ट में आ जाएगा। अब मान लो मैंने किया हैशसेट डॉट रिमूव ए बी, ये मैंने किया, बहुत ध्यान समझना। तो अब बताइए ए बी जब रिमूव करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसका हैश कोड निकाला जाएगा। हाँ सर। कितना आएगा, 2 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इंडेक्स कितना आ गया, इंडेक्स 2। 2 आ गया। अब 2 पे जब गया खोजने, तो 2 पे क्या मिला उसको, डेटा या लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। तो फिर लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग हुई। तो बताइए कोलिजन से थोड़ा टाइम ज्यादा लगा कि नहीं खोजने में एलिमेंट को। यस सर। हाँ सर। अगर मान लो कि हम यहाँ से बी भी डिलीट कर दें तब तो ट्रैवर्सिंग होती ना। हाँ सर। यस अभी सर। हमारा अगर पहले ही मिल गया, लेकिन दूसरे पे भी हो सकता था। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब आपके हैश सेट में बहुत ज्यादा कोलिजन होता है तो गड़बड़ी होती है, तो हमारा गड़बड़ी होता है। और इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं। और ये जो बकेट है, मान लो एक बकेट हो गया, दूसरा बकेट हो गया, तीसरा बकेट हो गया, और पूरे को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, इस पूरे को अगर रिप्रेजेंट करोगे सारे बकेट टुगेदर, तो इसको आप हैश टेबल भी बोल सकते हो, हैश टेबल। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं राइट करूं तो इंटरनली हैश सेट स्टोर डेटा inside the hash table by using hash function। अब बताइए ये लाइन क्लियर हुई। बताइए ये जो मैंने लाइन लिखी है क्लियर है सबको। हाँ भाई। हाँ सर। हाँ सर। भाई हैश टेबल, यही जो अपना बना है, कई सारे बकेट्स हमारे पास हैं, इसी को हम हैश टेबल बोलते हैं, ठीक है। और देन हैश टेबल बाय यूजिंग हैश फंक्शन, ठीक है। एक लाइन ये हो गई। मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे आपको, ठीक है। इंडेक्सेस आर कैलकुलेटेड बाय हैश सेट ओनली विद द हेल्प ऑफ किसके, हैश कोड फंक्शन मेथड। हाँ हैश कोड के। जो हैश कोड हमें मिलेगा, जिसको हैश कोड आप बोल सकते हो न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको एक न्यूमेरिक फॉर्म मिलेगा जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। जी राहुल बोलिए। सर वो एक बार पेंट में जाइए। पेंट में, एक मिनट, ये आ गए हम लोग, ये वाले ये लास्ट वाले में ना। हाँ सर, ये कुछ समझ नहीं आया मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे। यहाँ पे पहले आपका डाउट क्या है ये बताइए।
मुझे ये तो समझ आया सर कि दो ऑब्जेक्ट लाइक अलग अलग है, उनका सेम हैश कोड तैयार हुआ, तो उसके बाद इंडेक्स भी सेम तैयार हुआ है, राइट? ठीक, यहाँ तक तो सही समझा आपने। देन हाँ, तो उसके बाद जब रिमूव मेथड कॉल हुआ है, तो इसके बाद ये लिंक लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट तैयार हो रहा है, तो मतलब ये कैसे है? मतलब ये तो कुछ वियर्ड ही बिहेवियर है ना सर, हाँ लाइक लिंक वियर्ड लिस्ट है, तैयार हो लेकिन रहा है। अब देखो आप सोचो कि आपके पास, देखो बकेट को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हैश टेबल है और ये बहुत सारे आपके पास बकेट्स हैं, ठीक है। हाँ सर। ये मैं बकेट यहाँ लिखा हूँ तो कंफ्यूज मत होना कि पूरा बकेट है, ये एरो लगा देता हूँ मैं। ये बकेट है, ठीक है, ये सारे बकेट्स हैं। हाँ, अब देखो समझो, जब मैंने दो हाँ डेटा स्टोर करना चाहा हैश सेट में, और हैश फंक्शन ने जब उसका हैश कोड निकाला तो क्या आया? सेम आया, 1 2 3 4। और उसका इंडेक्स भी सेम निकला। हाँ बट अब सोचो कि एक ही लोकेशन पे दो एलिमेंट तो स्टोर होंगे नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट स्टोर ना करके लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया जाए। एक इंटरनली लिंक लिस्ट क्रिएट होती है और लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट डाल दिया जाता है, तो लिंक लिस्ट भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। हाँ तो ना ये ऑब्जेक्ट गया, ना ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट डाल दिया गया, और उस लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट में मेरा ये दोनों डेटा डाल दिया गया। अच्छा सर, ऐसा होता है। अब मान लो कि मतलब मुझे हमेशा ऐसा रिमूव हो। करने गया, अब मान लो रिमूव करने गया ए बी, तो ए बी रिमूव करने गया तो पहले ए बी का हैश कोड निकाला गया हैश फंक्शन के द्वारा। राइट। फिर इंडेक्स आया 2, तो 2 पे देखा तो डेटा ही नहीं है, कोई बात नहीं, 2 पे जो लिंक लिस्ट है उसमें से आपका ए को रिमूव कर दिया जाएगा। ओके सर। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जब आपका कोलिजन हो रहा है तो लिंक लिस्ट बन रही है, तो रिमूव करने के समय इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। मान लो कि आप बी को लीड कर रहे हो, तो डायरेक्ट बी पहुंचोगे या लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके बी पहुंचोगे? ट्रैवर्स करना पड़ेगा। राहुल समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट मिला तो उसने मतलब ट्रैवर्स किया इंटरनल, हाँ, राइट? थोड़ी हैश कोड यूज होता है कि आप डायरेक्ट लिंक लिस्ट निकाल लोगे, लिंक लिस्ट में तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कोलिजन हुआ तो थोड़ा सा एफिशिएंसी डाउन होती है, तो कोलिजन से बचने के हम डुप्लीकेट एलिमेंट डालते ही नहीं इसमें, हाँ तो बहुत सर। रेयरली कोलिजन आता है, और उस रेयरली कोलिजन को हैंडल करने का तरीका यहाँ पे बनाया गया है। अच्छा, मतलब ये ऐसा सिनेरियो होगा, एक कभी कभी हो सकता है। हाँ कभी कभी हो सकता है जी। बताइए और किसी ठीक है का सर, समझ अगर गया। डाउट है तो। सर इस कंडीशन हाँ में भाई, इसका टाइम, इस कंडीशन में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो भी चेंज हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, वही हमने बोला ना कि एफिशिएंसी डाउन होगी बिल्कुल, क्योंकि पहले पहले ओमेगा कांस्टेंट टाइम में निकल रहा था, लेकिन अब हमें लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना पड़ा। बट लिंक लिस्ट बहुत बड़ी तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे एलिमेंट आपके एक ही जगह पे आएंगे। रेयरली कुछ दो चार एलिमेंट आपस में कॉन्साइड करेंगे तो लिंक लिस्ट फॉर्म होगी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल। बताइए, क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए, तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हैश सेट को समझते हैं। तो अब आप सोचो कि मेरे पास यूनिक डेटा हो और मुझे इंसर्ट करके रिमूव करना हो, तो मैं उसको हैश टेबल में स्टोर करूं। ठीक है, ये बकेट ये है, यहाँ पे ये सारे बकेट्स हैं। तो आप सोचो कि मैं उसको हैश टेबल में स्टोर करूं या डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, ये इसमें करूं, ये वाले में, अगर हैश यूनिक डेटा है तो हैश। हैश सर। हैश टेबल में करेंगे। ठीक है, तो हैश टेबल में अगर आपको करना है तो फॉर दैट यू हैव हैश सेट। सो कितना ब्यूटीफुली जावा के अंदर कलेक्शन डिजाइन किया है, देखो मतलब यूनिक डेटा है तो हमें बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वे में हम डेटा को रिमूव वगैरह कर सकते हैं। बाकी तो रही बात मेथड की, तो मेथड में क्या है, रिमूव मेथड आप जान गए, इसी तरह क्लियर है, इसी तरह कंटेन्स है। कंटेन्स मेथड भी बड़ा काम का अगर है, अगर मान लीजिए मैंने चेक किया sysout hs डॉट
कंटेन्स काजू। अब बताओ काजू को चेक करने जाएगा है कि नहीं, तो पूरे हैश सेट को ट्रैवर्स करेगा या डायरेक्ट काजू पे पहुंच जाएगा? डायरेक्ट काजू पे डायरेक्ट काजू पे क्या लेगा, हैश कोड से इंडेक्स और काजू पे पहुंच जाएगा अगर होगा तो। नहीं होगा तो मिलेगा ही नहीं। सो यहाँ पे कंटेंट्स वगैरह है, रिमूव वगैरह, ये बहुत बहुत एफिशिएंट है हमारे लिंक लिस्ट से। तो यूनिक डेटा जब भी होगा तब हम हैश सेट को यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है मेन। अच्छा, अब मान लीजिए ऐसा हो कि मुझे ये सारे फीचर तो चाहिए भैया, ये सारे फीचर तो मुझे चाहिए। सर ये नॉन सिंक्रोनाइज है ना हैश सेट? हाँ ठीक, सिंक्रोनाइज वेक्टर ही है। ओके। अब मुझे ये सारे फीचर चाहिए, हैश फंक्शन का फीचर सब चाहिए, लेकिन मुझे जो इंसर्शन ऑर्डर है वो मुझे प्रिजर्व चाहिए। इंसर्शन ऑर्डर मुझे प्रिजर्व चाहिए, जिस ऑर्डर में मैं डाल रहा हूं डेटा मुझे उस ऑर्डर में ही दिखना चाहिए। ठीक है, भले ही वो इंटरनली हैश टेबल में स्टोर हो रहा है, लेकिन मुझे वो प्रिजर्व्ड ऑर्डर में डेटा दिया जाए। तो इसके लिए इंटरनली हैश टेबल भी यूज होता है, लिंक लिस्ट वगैरह भी यूज होती है। सो अगर आपके पास यूनिक डेटा है, ठीक है, देखिए आप हैश सेट कब यूज करेंगे, व्हेन यू हैव यूनिक डेटा but data but order preservation is not your concern। ठीक है, ऑर्डर प्रिजर्वेशन हमारा कंसर्न नहीं है भाई, कैसे भी ऑर्डर मिले कोई मतलब नहीं, मेरे को तो सिर्फ यूनिक डेटा स्टोर करना है, तो हैश सेट। लेकिन जब मान लीजिए आपके पास यूनिक डेटा है, व्हेन यू हैव यूनिक डेटा बट यू वांट व्हेन यू हैव यूनिक डेटा बट यू वांट या यूनिक डेटा व्हेन यू हैव यूनिक डेटा एंड यू वांट डेटा या ऑर्डर प्रिजर्वेशन उस केस में हम जाएंगे लिंक्ड हैश सेट के पास। समझ रहे हैं बात को? तो हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में क्या फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि लिंक्ड हैश सेट में आपको डेटा प्रिजर्व करके दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है और यहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है। फॉर प्रिजर्वेशन इंटरनली लिंक लिस्ट वगैरह भी क्रिएट होती है। सो आप बताइए कि ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा, हैश सेट या लिंक्ड हैश सेट? सर लिंक्ड हैश सेट एफिशिएंट तो सर हैश सेट होगा। हाँ हैश सेट होगा, क्योंकि काम इसको ज्यादा करना पड़ रहा है ना यार, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ रहा है टू मेंटेन ऑर्डर। सो एक्स्ट्रा ऑपरेशन करेगा तो एफिशिएंसी डाउन होगी। सो लिंक्ड हैश सेट आप तभी यूज करें जब आपको ऑर्डर प्रिजर्वेशन आपका कंसर्न हो, आपको ऑर्डर प्रिजर्वेशन करना, अदरवाइज ना करें। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोड हमने ऐड किया है, हाँ किया है ना, तो मैं सब रिमूव कर लेता हूँ। देखिए अभी आप आउटपुट देख लीजिए, उल्टा पुल्टा मिलेगा, काजू माजू राजू, ठीक है, बीच वाला पहले मिल रहा है ऐसे। अब मैं जस्ट इसको लिंक्ड हैश सेट कर लेता हूं, ये हमने कर लिया और यहां भी कर लिया। बाकी लिंक्ड हैश सेट में जेनरिक वाइल्ड कार्ड बना लोगे ना, सॉरी नॉन जेनरिक और वाइल्ड कार्ड जेनरिक। नहीं सर। चलिए तो अब आपको मैं दिखाऊं, तो देखिए ऑर्डर प्रिजर्व हो गया। हाँ सर। तो ये सिंपल सा इतना ही है, बाकी सब मेथड वही हैं, जो उधर है वो इधर है। तो मेन जो हमें, अगर हमने हैश सेट को समझ लिया तो बाकी सब समझ लिया, ऐसा है। तो ये अपना लिंक्ड हैश सेट सिंपल सा। अच्छा ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसा सीन है
कि आपको इंसर्शन ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब when you have unique data and you want custom or ascending order, when you have unique data and you want custom or ascending order। आप बहुत ध्यान समझिएगा बात को। यहां पे क्या हो रहा है, एक मिनट, असेंडिंग ऑर्डर। अगर मेरे पास बहुत सा डेटा है, यूनिक डेटा है, बट मेरे को ऑर्डर नहीं चाहिए, तो किसके पास जाएंगे? हैश सेट। हैश सेट। मेरे पास बहुत सा डेटा है, मुझे ऑर्डर लेकिन चाहिए, यूनिक डेटा, ऑर्डर भी चाहिए, लिंक हैश सेट। और अगर मेरे पास यूनिक है और मेरे को अपना खुद का ऑर्डर या डिफॉल्ट ऑर्डर जो कि असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो मैं जाऊंगा ट्री सेट के पास। जी राहुल बोलिए, क्या डाउट? सर ये जो लिंक एसेट है उसमें जब बकेट क्रिएट होगी तो उसमें सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो लिंक लिस्ट में स्टोर होंगे, राइट? देखिए बकेट में स्टोर होंगे, एक साइड आपका बकेट में स्टोर होंगे, और वो एलिमेंट जो आपने पहले एलिमेंट स्टोर किया गया था वो एलिमेंट का रेप्लिका लिंक लिस्ट में भी बनेगा। अच्छा, मतलब मल्टीपल इस तरीके से होगा। राइट? हाँ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा इंटरनली। तो इसी वजह से वो नॉन एफिशिएंट है सर, है ना? हाँ, इसी वजह से वो लिंक लिस्ट एक्स्ट्रा बनेगी उसमें, फिर ऑर्डर मेंटेन होगा तो दिक्कत होगी। सो लिंक हैश सेट में कब हम जाएंगे? जब भाई मेरे को प्रिजर्वेशन चाहिए, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल अलग हो गया। ट्री सेट है जब आपके पास भाई यूनिक डेटा है और यूनिक डेटा के साथ साथ आपको अपना खुद का ऑर्डर चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर। डिफॉल्ट ऑर्डर तो असेंडिंग मिलता है। और कहां पे आपने असेंडिंग ऑर्डर देखा है इससे पहले? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर होता है। प्रायोरिटी क्यू में सर, प्रायोरिटी क्यू। बट प्रायोरिटी क्यू में जो असेंडिंग ऑर्डर होता था वो प्रायोरिटी बेस पे होता था, राइट? यस सर। पहले हमारा असेंडिंग ऑर्डर इस हिसाब से होता था कि उसको मिन हीप में स्टोर करते थे, तो वहां पे रूट नोड निकाल ली जाती थी, ऐसा वहां पे होता था। और वो सूटेबल था कब? जब आपके पास डुप्लीकेट डेटा भी मौजूद हो। तो अगर आपके पास डुप्लीकेट डेटा भी है और आपको अपना ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, अच्छा, क्या प्रायोरिटी में अपना खुद का ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं? हाँ सर। कैसे? सर वो मीन हीप को मैक्सिम करके, मतलब नहीं, अच्छा, वो खुद का ऑर्डर नहीं होता। वो तो दो हो गया। अब मान लीजिए हम अपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, मेरे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को आपस में वो करना है, कंपेयर करना है, तो वो कैसे होगा? नहीं होगा ही नहीं सर। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटर, जो आगे बताएंगे। हाँ, कंपेयर टू मेथड को मतलब मॉडिफाई करके कर हाँ, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कंपेरेबल इंटरफेस, तो वो चीज करेंगे आगे चल के। तो ट्री सेट के अंदर हम क्या करते हैं भाई? हम ऑर्डर मेंटेन करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा ये बताइए, जब हम डेटा को असेंडिंग या कोई भी कस्टम ऑर्डर में डेटा को चाह रहे हैं, तो जब भी डेटा का ऑर्डरिंग आती है वहां पे डेटा एक दूसरे से कंपेयर होता होगा कि नहीं? होता है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे हो? मेरे पास 100 इंटीजर है, अब 100 में असेंडिंग करने के लिए भाई कंपैरिजन तो होता होगा। तो क्या यहाँ पे अगर मैंने बनाया ट्री सेट ऑफ इंटीजर, तो कंपेयर टू मेथड यूज होगा इंटरनली? हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए, क्या यहाँ पे नल अलाउ होगा? नहीं होगा सर। हाँ, जहां भी कंपैरिजन वाला कलेक्शन आ जाए वहां पे नल को सीधा आप रोक दीजिए। तो प्रायोरिटी क्यू में भी नल नहीं होता था, यहां भी नल नहीं होता। तो प्रायोरिटी क्यू और ट्री सेट में क्या डिफरेंस है भाई?
हाँ, प्रायोरिटी क्यू और इसमें क्या डिफरेंस है? प्रायोरिटी क्यू में डुप्लीकेट्स जा सकते हैं हाँ सर। या नहीं जा सकते? प्रायोरिटी क्यू का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मिन हीप में होता है, इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है रेड ब्लैक ट्री में। अब ये सब काफी डीएसए के टॉपिक है, काफी इन डेप्थ टॉपिक है, जिसमें लिख दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। रेड ब्लैक ट्री, और रेड ब्लैक ट्री से जब भी कोई आप डेटा रिमूव करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो आती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन की आती है कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि ऑर्डर ऑफ एन से बहुत बेहतर है। सो अगर मेरे को मान लीजिए मेरे को डेटा रिमूव करना है, ठीक है, और मेरे पास यूनिक डेटा है, सिर्फ मेरे को यूनिक डेटा है, मेरे को डेटा रिमूव करना है, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर भी चाहिए या अपना कोई ऑर्डर चाहिए, तब तो मेरे पास ट्री सेट ही है ना। क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करने वाला कलेक्शन आपने इससे पहले कौन सा पढ़ा है? इससे पहले ट्री सेट से पहले कोई ऐसा है जो ऑर्डर मेंटेन करता था? प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू है। हाँ, एक ही पढ़ा है आपने प्रायोरिटी क्यू, लेकिन प्रायोरिटी क्यू भाई डुप्लीकेट स्टोर करता है, हमें यूनिक के लिए चाहिए। तो डुप्लीकेट अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल जाएं प्रायोरिटी क्यू के पास जाएं, डेटा स्टोर करें, वहां डेटा जब रिमूव करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? प्रायोरिटी क्यू से जब भी हम डेटा रिमूव करते हैं तो हमेशा रूट नोड रिमूव होती है, सबसे ऊपर टोपी वाला, तो कांस्टेंट टाइम में रिमूव होगा। राहुल, आपके साइड बहुत नॉइज है आज। हाँ सर, ये फंक्शन चल रहा है, मैं इसीलिए म्यूट पे ही रख रहा हूँ खुद को ज्यादा। तो जब भी हम प्रायोरिटी क्यू का हम यूज कब करेंगे भाई? जब मेरे पास डुप्लीकेट डेटा होगा और मेरे को अपना कस्टम ऑर्डर भैया चाहिए, या फिर डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो कि असेंडिंग होता है वो चाहिए, तो प्रायोरिटी क्यू का यूज कर लेंगे। लेकिन नहीं, अब मेरे को ऑर्डर चाहिए डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो कि असेंडिंग यहाँ भी होता है, या अपना कस्टम ऑर्डर भी आप मेंटेन करते हो, जो आगे हम पढ़ेंगे कंपैरेबल से। लेकिन ट्री सेट का हम यूज कब करेंगे? जब मेरे पास डेटा यूनिक हो। तो यूनिक डेटा जब आपके पास होगा तो आप ट्री सेट का यूज करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू और ट्री सेट को मिला मत देना। प्रायोरिटी क्यू फॉर डुप्लीकेट डेटा, ट्री सेट इज फॉर यूनिक डेटा। प्रायोरिटी क्यू में इंटरनली बनेगा मिन हीप, यहाँ पे बनेगा रेड ब्लैक ट्री, वहां से रूट एलिमेंट रिमूव होता है कांस्टेंट टाइम में, यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री से डेटा रिमूव होता है। ये सब चीजें इंटरनली आपसे कोई पूछने भी नहीं जाएगा, बस मैं बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। तो जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर अपना खुद का ऑर्डर चाहिए, आप ट्री सेट के पास जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या मैं ट्री सेट के अंदर 3-4 अलग अलग वेरिएंट के ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ? इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, बुलियन भी? बताइए। ट्री सेट के अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इंटीजर सब एक साथ डाल सकते हैं टू मेक इट नॉन जेनरिक? नो सर। नहीं जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन कैसे होगा? अगर आपने बनाया है, मैं दिखा देता हूं आपको, अगर आपने बनाया है लिंक्ड है सेट है ना, आई वुड मेक इट ट्री सेट। अब ये बन गया ट्री सेट और ये भी बन गया मेरा ट्री सेट। अब ट्री सेट में 3 डेटा, ये नहीं करते, हम इंटीजर करते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए कि भाई असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने लगाया, देखिए असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है। अब अगर मैं इसमें एक स्ट्रिंग भी डाल दूं तो क्या लगता है राहुल, बताओ क्या होगा? एरर देगा सर। हाँ, क्योंकि भाई कंपैरिजन हो रहा है ना इंटरनली। भाई आप अगर इंटीजर डाल रहे हो तो इंटीजर का कंपेयर टू चल रहा है,
फिर आप इस स्ट्रिंग को डाल दोगे तो भाई इंटीजर स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर किया जाएगा, दोनों के कंपेयर टू अलग तरीके से इंप्लीमेंट किए गए हैं। सो यहाँ पे आप इसको जेनरिक नेचर का रखेंगे, ठीक है। सो मेक इट जेनरिक इन नेचर, या मैं ऐसा लिखता हूँ मेक इट जेनरिक while implementing। सो इम्प्लीमेंटिंग के दौरान आप इसको जेनरिक बनाएंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे करेंगे तो दिक्कत होगी। बाकी इसके अंदर और भी चीजें किया जा सकता है। इसमें हम कंपैरेटर का यूज करके, अगर आप यहाँ पे ट्री सेट का देखेंगे तो देखिए कंपैरेटर है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये सब हम आगे चल के बात करेंगे, कंपैरेबल, कंपैरेटर सब की बात, जहाँ पे हम ये तो बेसिकली असेंडिंग मिल रहा है, हम इसको अपने हिसाब का इसके अंदर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, उसमें भी हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। ये तो इंटीजर ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वो इंटरनली हो रहा है। हम अगर 10 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डालें, अब 10 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हम आपस में कंपेयर करा के असेंडिंग डिसेंडिंग करवाएं, वो सब अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको कंपैरेबल वगैरह पढ़ना पड़ेगा, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो सिंपल मेथड है, इसी तरह आप रिमूव वगैरह यूज कर सकते हैं, कर लेंगे बाकी मेथड यूज। हाँ सर। सिंपल है ना मेथड यूज करना, तो आप लोग कर ही लोगे, इतना तो पढ़ ही लियो आप लोग। सो बिल्कुल आसान था। अगर मैं एक समराइज वे में आज बताऊं तो हैश सेट या लिंक्ड हैश सेट या ट्री सेट, ये सब सेट इंटरफेस की चाइल्ड है। इनको तभी ऑप्ट करेंगे जब मेरे पास यूनिक डेटा होगा। अगर यूनिक डेटा के साथ मुझे रैंडम ऑर्डर चाहिए तो हैश सेट, यूनिक डेटा के साथ अगर मुझे प्रिजर्व्ड ऑर्डर चाहिए तो लिंक्ड हैश सेट, यूनिक डेटा के साथ अगर मुझे अपना खुद का ऑर्डर या डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो ट्री सेट। बस इतनी बात आप पहले ध्यान रखें। फिर थोड़ा और लेवल अप करें, इंटरव्यूअर और पूछे तो हैश सेट के बारे में पूछे तो हैश सेट में जो डेटा होता है इंटरनली हैश टेबल में स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन हैश कोड जनरेट करता है, फिर वहीं से इंडेक्स कैलकुलेट होके स्टोर होता है हैश टेबल में। फायदा ये होता है कि हैश टेबल से अगर डेटा हमें रिमूव करना है तो पूरा हैश टेबल ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम डायरेक्टली अपने एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हमने बताई थी कांस्टेंट टाइम में। लिंक्ड हैश सेट में क्या होता है, लिंक्ड हैश सेट में इंटरनली और थोड़ा ज्यादा ऑपरेशन होता है, लिंक लिस्ट भी बनती है, साथ में हमारा हैश टेबल वगैरह भी मैनेज होता है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जहां पे हैश सेट से कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लिंक्ड हैश सेट की डाउन हो जाती है, क्योंकि ज्यादा काम होगा तो भाई हैश सेट में कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, अब यहाँ और मेंटेन करेंगे तो ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये और स्लो डाउन होगा। ट्री सेट में ध्यान रखेंगे कि चूंकि असेंडिंग ऑर्डर होता है तो आपस में एलिमेंट्स का कंपैरिजन होता होगा। जब एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन होगा तो इसमें नल स्टोर नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स डालेंगे वो सेम नेचर का हो, ताकि कंपेयर टू सही से काम कर सके। इतनी सी बस बात थी। बाकी हम लोगों का ये पूरा हायरार्की यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एक मैप हायरार्की है, जिसमें आपको मैप इंटरफेस, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, सॉर्टेड मैप और ट्री मैप, एक अलग हायरार्की है, हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद कंपैरेबल वगैरह पढ़ेंगे और 2 और क्लास लगेगी, हमारा कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।